नमस्कार मित्रों। मैं न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही धन्यवाद करता हूं आदरणीय विनोद वैष्णव जी का कि जिन्होंने मुझे आप सभी से रूबरू होने का, आप सभी से मुखातिब होने का और अपनी काव्यांजलि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं उनका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पूरा विश्व और हमारा देश विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और साथ ही जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी हमारा संघर्ष लगातार जारी है और हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि गलवान की घाटी में हमारे सैनिकों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया और हमारे पड़ोसी देश चीन के लगभग 50 सैनिकों को हताहत किया और उस पराक्रम में हमारे देश के भी 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। तो सर्वप्रथम साथियों, मैं ये मानता हूं कि इस देश में अगर कोई पूजनीय है, अगर कोई वंदनीय है, सर्वप्रथम तो वो हमारे शहीद हैं, वो हमारे वीर सैनिक हैं। तो सर्वप्रथम मैं वीर सैनिकों को 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए, 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी काव्यांजलि की यात्रा प्रारंभ करता हूं। सुनिएगा। खुद से बड़ा है देश वो ये ज्ञान दे गए, खुद से बड़ा है देश वो ये ज्ञान दे गए, कर्तव्य निभा कर अमर वो शान दे गए, कर्तव्य निभा कर अमर वो शान दे गए। श्रद्धा सुमन अर्पित करो उनका सभी वंदन, श्रद्धा सुमन अर्पित करो उनका सभी वंदन, जो देश बचाने को अपने प्राण दे गए, जो देश बचाने को अपने प्राण दे गए। तो हम सभी वीर शहीदों को बहुत बहुत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन सभी परिवारों को भी वंदन करते हैं कि जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। ये देश सदैव उन वीर शहीदों का, उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। और मित्रों, मैं मूलतः हास्य व्यंग लिखता हूँ और हास्य व्यंग के मेरे जो विषय होते हैं या तो राजनीति होता है या अपनी पत्नी होती है। मैं अपनी पत्नी पर लिखता हूँ और दूसरा राजनीति पर इसलिए लिखता हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं वो ऐसा मानते हैं कि राजनीति और जो कवि का रिश्ता होता है वो एक जीजा साली का होता है। तो इसलिए कभी कभी व्यंग मैं राजनीति पर लिख लेता हूँ। और राजनीति पर लिखने से पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना मैं भाजपा का आदमी हूँ, मायावती का भी आदमी नहीं हूँ। मैं मात्र अपनी बीवी का आदमी हूँ। तो मित्रों, अभी हमने बात की कि हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर लगे हुए हैं, देश की रक्षा में जुटे हुए हैं और उसी दौरान हमारे जो देश के नेता हैं या हमारे देश की जनता है वो कहाँ लगी हुई है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। सुनिएगा। इलाज में लगे हैं कुछ बचाव में लगे, इलाज में लगे हैं कुछ बचाव में लगे, कुछ अपने घर व पेट के बढ़ाव में लगे, कुछ अपने घर व पेट के बढ़ाव में लगे, कुछ भूख मिटाने कहीं लाइन में लग गए, कुछ भूख मिटाने कहीं लाइन में लग गए, कुछ रैली कर बिहार के चुनाव में लगे, कुछ रैली कर बिहार के चुनाव में लगे। तो मित्रों, हमारे देश की जनता है कि जो कि भूख मिटाने लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है और हमारे देश के जो नेता हैं वो अपना चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं। खैर, जब हम नेताओं की बात कर रहे हैं तो अभी देखिए दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केजरीवाल जी। उन्होंने एक नियम बनाया कि जब कोरोना के बहुत सारे केसेस दिल्ली में बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है केवल दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय केजरीवाल जी स्वयं भी दिल्ली के निवासी नहीं है, वो हरियाणा से हैं। तो इस प्रकार से उनका खुद का इलाज भी वहाँ दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। और आपको पता होगा कि जब पहले चुनाव, जब राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी तो उनको खांसी हुआ करती थी और खांसी का इलाज उनका कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था वो बात मैं बताना चाहूँगा 4 पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा। तुम चल नहीं पाते सही से हांफते रहते, तुम चल नहीं पाते सही से हांफते रहते,
क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, पूरे देश के जो नागरिक हैं, लोग हैं, वो वहाँ रहते हैं। अगर उनका इलाज वहाँ नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो सुनेगा, तब मैंने उनको 4 पंक्तियों के माध्यम से एक बात कही थी कि तुम चल नहीं पाते, सही से हांफते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बाँचते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बाँचते रहते। घर बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, घर बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, तुम सच बताऊं अब तलक भी खांसते रहते, तुम सच बताऊं अब तलक भी खांसते रहते। खैर, उनकी खांसी बेंगलोर जाके ठीक हो गई और हम ये दुआ करते हैं कि जिनका भी इलाज दिल्ली में हो रहा है वो सभी स्वस्थ होंगे और उस कोरोना जैसी महामारी का जल्द ही सर्वनाश होगा या देश से ये कोरोना भागेगा। और आगे हम जब बात केजरीवाल जी की कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने एक नियम लागू किया था दिल्ली में, ऑड एंड इवन का फार्मूला लागू किया था प्रदूषण से बचाव के लिए। तो जब मेरी घरवाली को पता चला कि ये ऑड एंड इवन का फार्मूला केजरीवाल ने दिल्ली में लागू किया है, तो उसने अपने फायदे के लिए इस ऑड एंड इवन फार्मूले को कैसे इंटरप्रेट किया, सुनिएगा। मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी। अब खाना घर में ऑड व इवन से बनेगा, अब खाना घर में ऑड व इवन से बनेगा, एक दिन तुम बनाओगे, एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन तुम बनाओगे, एक दिन मैं बनाऊंगी। तो इस प्रकार से मेरी पत्नी ने जो है इस सूत्र को अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट किया था। और जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो अभी जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव, उसमें एक नारा चला था कि मैं भी चौकीदार हूं। और जब उस नारे के तहत बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर चौकीदार आगे लिख लिया था, तो तब मैंने व्यंग के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा। हिंदोस्ता का असली पहरेदार बन गया, हिंदोस्ता का असली पहरेदार बन गया, सच्चा हूं देशभक्त दावेदार बन गया, सच्चा हूं देशभक्त दावेदार बन गया। बेरोजगार मुझको समझना नहीं कोई, बेरोजगार मुझको समझना नहीं कोई, अब फेसबुक पे मैं भी चौकीदार बन गया, अब फेसबुक पे मैं भी चौकीदार बन गया। और देखिए, जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, इसी क्रम में अभी कुछ वर्ष पहले हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, उनको जब ईडी ने और सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई और ये 6 करोड़ रुपए कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि 6 करोड़ की हमने गोभी उगाई थी, गोभी से इसकी आय हमें प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि गोभी कहाँ उगाई, कहाँ है आपका फार्म हाउस? तो उन्होंने कहा कि ये गोभी हमने गमलों में उगाई अपने घर। तो तब मैंने व्यंग के रूप में 4 पंक्तियां कही थी, सुनिएगा। होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए। मेरे खेत में फसल हुई 6,000 की, मेरे खेत में फसल हुई 6,000 की, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए। तो मित्रों, ये बातें कुछ राजनीति की थी। और दूसरा देखिए, अभी लॉकडाउन रहा है और 3 महीने लगभग हम अपने घर में अपने घर वालों के साथ और विशेषकर अपनी घरवाली के साथ रह रहे हैं।
और मित्रों, मैं ये कहता हूं कि मात्र एक सकारात्मक रहने की जरूरत है, सकारात्मक सोचने की जरूरत है। और जो लोग सकारात्मक रहे उन्होंने ये महसूस किया होगा कि उनके घर में पूरी तरीके से खुशी का वातावरण रहा होगा, उनके घर में स्वर्ग का सा वातावरण रहा होगा। और मैं तो बहुत ही सकारात्मक सोच का पति हूँ, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ कि, और आप देखिए कि मैं कैसे एक सकारात्मक सोच का पति हूँ और कैसे मैं अपने घर में खुश रहता हूँ। सुनिएगा। अपने घर में खुश रहता हूँ बीबी जी के प्यार से, अपने घर में खुश रहता हूँ बीबी जी के प्यार से, अनुशासित सा रहता हूँ मैं बीबी की फटकार से, अनुशासित सा रहता हूँ मैं बीबी की फटकार से, झाड़ू पोछा बर्तन मुझसे सुबह शाम करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन मुझसे सुबह शाम करवाती है, मैं शारीरिक फिट रहता हूँ बीबी के उपकार से, मैं शारीरिक फिट रहता हूँ बीबी के उपकार से। तो मैं तो आप सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तरह सकारात्मक रहिए, तो निश्चित रूप से घर में स्वर्ग का वातावरण रहेगा और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और अभी मित्रों, हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन में क्या वैसे भी पत्नियों की एक आदत होती है कि बार बार वो ये प्रश्न पूछती हैं कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो, और दूसरा प्रश्न उनका होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब पत्नियां बाहर जाती हैं तो उनकी साथ में सहेलियां होती हैं, उनकी सखियां होती हैं, तो वो बता देती हैं कि वो कैसी लग रही हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान क्योंकि पति के साथ ही उनका रहना सहना हुआ है, तो पति को ये सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ी है। और मैंने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई है कि मेरी पत्नी मुझसे एक दिन पूछ रही थी कि आप बताओ मुझे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा कि मैं तो आपको ये बताने की बात है, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ। बोले नहीं फिर भी बताओ कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा बहुत करता हूँ। बोल के नहीं फिर भी बताइएगा। मैंने कहा मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ कि जी तो चाहता कि घर में तुम्हारी जैसी एक और ले आऊँ। तो कुछ ये